बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज का दिन ख़ास तौर पे आपके लिए सहूलतें और आसानियाँ पैदा करने के लिए एक डॉक्टर साहब हमारे साथ होते हैं जो आपको मशवरा देते हैं। और हर इस महीने के पहले जुमे में हम कोई ना कोई ऐसी हस्ती आपके साथ लेकर आते हैं जो कि आम तौर पे आपको अवेलेबिलिटी में बड़ी दिक्कत के साथ अपॉइंटमेंट्स लेकर करनी होती हैं। हमारे टेलीफोन नंबर इंशाअल्लाह ताला स्क्रीनों पर होंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई भी मशवरा लेना हो हमारे साथ डॉक्टर चावला हैं। डॉक्टर चावला अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक ठाक। साहब पहले तो ये बताएं कि किसी शख्स को कहना हो कि ये मोटा है या ये पतला है तो कैसे होगा? मिसाल के तौर पे अभी बैठे बैठे मैं यहाँ से कंपेयर कर रहा था कि मैं आपके कंपैरिजन में बहुत मोटा हूँ, तो वो मोटा किसको कहते हैं और ये मोटापा होता क्या है? अच्छा, पतला मोटा कुछ नहीं होता। सबसे पहले तो किसी की भी कमज़ोरी जो है वो उसके मुंह पे नहीं कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि लोगों को पता होता है कि मेरे मुंह पे दाना है, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मुझे छाइयाँ हैं। कहना नहीं चाहिए क्योंकि लोगों को अंदर अंदर पता होता है। जब फिर आप उस पर उंगली रख देते हैं तो किसी का दर्द ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आपको किसी की भलाई का एहसास है भी और आपने आप किसी के वेल विशर हैं, तो वैसे भी मैं बताना चाहूँगी पतला एंड मोटा इज़ नो स्टेट। देयर इज़ अ स्टेट हेल्दी एंड देयर इज़ अ स्टेट बीइंग अनहेल्दी। कुछ लोगों का स्केलेटल फ्रेमवर्क ऐसा होता है कि उनके ऊपर ज्यादा मसल मैस जचता है, अच्छा लगता है, और वो अल्लाह ताला ने भी वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। कुछ लोगों का पेटीट बॉडी स्ट्रक्चर होता है एंड दे आर लाइक दैट। एग्जैक्टली, उनको पतला, उनको फोर्स करना कि तुम खाओ खाओ, यहाँ तक कि वो ऐसे अनहेल्दी फूड चॉइसेस बिकॉज इन्फ्लुएंस में आके लेना शुरू हो जाते हैं, देन दे हैव अ पॉट बेली। और ओवरऑल क्योंकि उनका स्ट्रक्चर पेटीट है और वो अनहेल्दी खा रहे हैं, दे हैव अ पॉट बेली। लोगों को तसल्ली हो जाएगी अब इसका पेट निकल आया, बट दैट पर्सन विल नॉट बी हेल्दी। उसी तरह एक बंदा जिसकी अगर जिसामत जो है वो चौड़ी है बट वो टोन्ड है, वो हेल्दी है, तो उसके बायोकेमिकल पैरामीटर्स ठीक हैं, तो आपको अपने सांचे में उसको बिठाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोगों के बाजू मोटे होते हैं, कुछ का सीना मोटा होता है, कुछ का पेट मोटा होता है, कुछ के हिप्स पूरे मोटे होते हैं। ये इसमें से खतरनाक चीज कौन सी है या ये सब के अलग अलग निशानियां हैं? अच्छा, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ओबेसिटी, क्योंकि ओबेसिटी को मैं बीमारी कहती हूँ। जो मोटापा एक खास आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो जरूरत से ज्यादा हो जाए। एक एप्पल शेप्ड, एक पियर शेप्ड होती है। पियर शेप्ड एक सेब है और एक नाशपाती है। सो पियर शेप बॉडी इज द बॉडी जिसमें आपकी ऊपर की जिसामत पत्ती है एंड फ्रॉम योर लेग्स एंड थाइज यू नो यू आर ब्रॉड। ये कंपैरेटिवली बेटर होती है बिकॉज ये आपके पास वो ओबेसिटी है जो सिस्टेमिक डिजीजेस यानी दिल की बीमारियां, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर उनके साथ एसोसिएटेड नहीं है। जो आपके पास दूसरी वाली होती है एप्पल शेप्ड ओबेसिटी, नाउ दिस इज द बैड वन। ये कल्प्रिट है आपके पास। कुल मोटे हैं यानी नहीं, पेट मोटा है, पेरिफ्रीज बाजू और टांगे जो है वो पतली हैं। उसकी रीजन आपके पास ये है कि जितने भी ऑर्गन्स हैं, विजुअल ऑर्गन्स, वो पेट में है। इसका मतलब है कि चर्बी ऑर्गन्स के ऊपर है, ये खतरे की घंटी है। अगर आपको विजुअल ओबेसिटी है, डेफिनेटली आप प्री डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे हैं, आपके ब्लड जो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हैं, जो लिपिड प्रोफाइल है वो डेफिनेटली खराब होगा। जिसको हम कहते हैं कि ये फैट है, जिसमें ये फैट जरूरी होता है या ये हमेशा ही खतरनाक होता है? फैट के बगैर आप सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फैट इज द इंसुलेटर इन योर बॉडी। फैट इज नॉट एन इविल। हमारे इतने ज्यादा जो हार्मोन्स हैं वो फैट है। क्या आप जानते हैं विटामिन ए, डी, ई और के अगर खाने में आप फैट नहीं लेंगे तो वो जज़ब ही नहीं हो सकते। यही मैं चाहूंगी मैं आज बात करूं कि फैट के कितने ज्यादा फायदे हैं आपके पास। हमारे इतने सारे ऑर्गन्स, हमारी किडनीज को, हमारी ओवरीज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को चर्बी की एक खास लेयर जो है वो प्रोटेक्ट करती है। हमें ये जानना जरूरी है कि उसमें कौन सी वाली चर्बी की लेयर हेल्दी है और कौन सी वाली जो है वो यानी कि फैट को कुल्ली तौर पे बुरा नहीं कहा जा सकता। फैट एक बेहतरीन चीज है जो अल्लाह की तरफ से है, जो नेचुरल फैट है, और जो फैट नेचुरल नहीं है वो अच्छी नहीं है। ये जो इंडस्ट्री ने डोमिनेट करने की कोशिश की है, फूड मैन्युफैक्चरर्स ने, लो फैट प्रोडक्ट्स ने, ये कह के कि फैट इवल है, इसके पीछे एक पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो 1800 से चली आ रही है। फैट कुल बुरा नहीं है, फैट अच्छा है। इसलिए वो पुराने जमाने में, अब भी खैर अगर नॉर्थ की तरफ जाएं तो आपको गोश्त जो है वो बकरे की अपनी ही चर्बी में पका हुआ मिलता है और वो लोग मोटे नहीं होते, विच इज अमेजिंगली हेल्दी। ये जो हमारे नाना दादा थे और ये जो इतने किलोमीटर चल लेते थे और जो 90 साल तक भी पहुंच जाते थे और हड्डियों में दर्द नहीं होता था, वो इन्हीं तरीकों से खाते थे। और वो इसलिए क्योंकि जब आप जरूरी फैट लेते हैं, आपकी बॉडी में जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, जरूरी फैट और गैर जरूरी फैट दोनों होते हैं। बिल्कुल, जरूरी फैट जिस तरह आपके पास जरूरी अमाइनो एसिड्स और गैर जरूरी अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के लिए होते हैं, उसी तरह एसेंशियल फैटी एसिड्स भी होते हैं, नॉन एसेंशियल भी होते हैं।
देते हैं। जो असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड, ये आपके पास ये आपके पास वो फैटी एसिड्स हैं जो मेरा जिस्म नहीं बनाता, मुझे बाहर से लेना है वरना मेरे हार्मोन नहीं बनेंगे। वो किन में होगा? वो आपके पास अंडे की जर्दी में होते हैं, आपके पास मटन के फैट में होते हैं, आपके पास बीफ के फैट में होते हैं, आपके पास मछली के फैट में होते हैं। तो जब हम ये सब फैट तो हमें तो हमेशा बताया गया कि अंडा जर्दी के बगैर खाने रखो। गलत बताया गया। उसकी रीजन हमारे पास ये है कि लेट 1800s और अर्ली 1900s में जब आपके पास शुगर इंडस्ट्री डोमिनेट कर रही थी, तो वो चाहते थे कि किसी और को इवल प्रूफ किया जाए ताकि शुगर इंडस्ट्री को फायदा हो सके। उन्होंने डिफरेंट ड्रग रिसर्चर्स के साथ, डिफरेंट लिपिड साइंटिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट के साथ और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ मिलकर ये पूरा प्लान किया। पूरी एक सदी हमने अंडे की जर्दी नहीं खाई, हमने गलत किया। ये गलत है कि फैट को इवल पोर्ट्रे किया जाए ताकि मार्केट में लो फैट प्रोडक्ट्स बिक सके, ताकि मार्केट में शुगर बिक सके। क्या आप जानते हैं कि लो फैट प्रोडक्ट्स का टेस्ट अच्छा क्यों है? क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि जो फैट होती है इट एक्चुअली मेक्स अ फूड टेस्टियर। फैट की वजह से ही तो मजा आता है खाने में। अब जब लो फैट प्रोडक्ट्स से मैन्युफैक्चर फैट निकाल देते हैं तो क्या उन्होंने बेचने नहीं अपने हजारों के प्रोडक्ट्स, वो उसमें शुगर बढ़ा देते हैं। यहाँ तक कि जो आपके पास 1 टीस्पून ऑफ रिफाइंड शुगर है उसमें 16 कैलोरी होती है, लेकिन अगर आप 1 टीस्पून अगर आप फैट फ्री योगर्ट या फैट फ्री क्रीम लेते हैं उसमें शुगर मॉलिक्यूल उतने ही ज्यादा उससे 1/4 स्पेस में कॉन्सेंट्रेट कर जाते हैं। यानी आप कहीं गुना ज्यादा 1 टीस्पून में लो फैट प्रोडक्ट में शुगर ले रहे हैं। उसमें 95 कैलोरीज तक हो सकती हैं। तो आप ये सोच के कि मैं फैट फ्री योगर्ट ले रहा हूँ, फैट फ्री क्रीम ले रही हूँ, आप शुगर रिच योगर्ट ले रहे हैं, आप शुगर रिच क्रीम ले रहे हैं और आप उस फैट को ना कह रहे हैं जो फैट अल्लाह ने मलाई में डाली है। मैं कॉलर ले लूं और ये बात करेंगे कि जनाब ये मार्केट में हमारे साथ क्या फ्रॉड हो रहा है, और वो तो शेल्फ बने होते हैं कि लो फैट है, फलाना लो शुगर है। ये क्या स्कैम है? ये बात वापस आके करते हैं। ये मुझे अमेरिका में एक बच्चे ने कहा था कि उन्होंने कहा था आपने पुरानी रेड फिल्में देखी अमेरिकन, उसमें बेहतरीन नाश्ता जो करते हैं वो 2 अंडे खाते हैं पूरे और कॉफ़ी पीते हैं। ये बेहतरीन है क्योंकि उस ज़माने में वो एडवर्टीजमेंट चली नहीं थी। फिर एडवर्टीजमेंट ने हमें जहनी तौर पर जो प्रोड्यूस किया वो मार्केटिंग थी जो कि हमें शेल्फ के ऊपर चीज़ें मिलती हैं। बात करते हैं जी। हुस्ना, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी मेरा पुत्र, बिलाल भाई ने पूछना था कि एक तो वेट बढ़ गया ज्यादा, और दूसरा ये कि ये सीने में जलन बहुत ज्यादा होती है। तो कितना वजन है हुस्ना और उम्र कितनी है आपकी? उम्र है 32। अच्छा। और वजन जो है वो तकरीबन 75 हो गया। हाइट और हाइट कितनी, आपकी ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है, कद कितना है आपका? 5'3". मैरिड है, बच्चे हैं, वर्किंग है? दो बच्चे घर में ही होते हैं। अच्छा ये बताओ कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है अभी? हाँ, वो नज़ला जुकाम हुआ और बुखार भी। नज़ला जुकाम हुआ। अच्छा। ठीक, तो अब आप चाहती हैं कि वजन कम हो जाए? हार्मोन्स का कोई इशू तो नहीं है, हेल्थ का और कोई मसला? नहीं। ये मुझे ना रात को खाने के बाद ना जलन बहुत होती है। खाना कितने बजे खाती हैं आप? अमूमन 10 बजे। ये भी कोई टाइम है खाने और सोते कितने बजे हैं? 11, साढ़े 11, 12 बजे तक। हाँ, वो घर के काम इतने होते हैं, सुबह 6 बजे। सही बात है। वो सूरत हाल ये है कि वो एक ज़माने में योगा करते थे जाके बाहर के मुल्क में, तो उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा जब आप खाना खा लेते हैं ना तो आपकी अंदर की यूनिवर्स जो है ना वो बन जाती है ना, जाग रही होती है। तो अंदर की यूनिवर्स जाग रही होती है, बाहर की यूनिवर्स को आप सुलाना चाहते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट है, आपको उससे तजाबियत होगी। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर आपने 10 बजे सोना है तो आप 6-7 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए, खा ही नहीं सकते आप। एंड नाउ दैट यू हैव क्रॉस 30 लाइक मी, अब आपने 30 क्रॉस कर लिया है, तो आपका जो मेटाबॉलिक रेट है, कैलोरी बर्निंग प्रोसेस है, वो वैसे ही 30% मजीद गिर जाता है 7 बजे के बाद। और अब हमारा जिन लोगों ने 30 क्रॉस कर लिया उनका वैसे ही मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम होना शुरू हो गया है। तो प्लीज़ अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के आप कुछ भी ना करें। इनका नाम हुस्ना था। हुस्ना, आप कुछ भी ना करें, आप सिर्फ शाम को 5 या 6 बजे अपनी लास्ट मील लेना शुरू कर दें। सोएं बेशक आप 11 बजे, सुबह नाश्ते से पहले आप 1 घंटा वॉक करें, आपको कोई
कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2 महीनों में बिल्कुल ठीक होंगे। जलन होती है, तजाबियत होती है, वो इसी वजह से होती है ना कि रात के 10 बजे जब आपके हाजमे का जो सिस्टम है वो इतना स्लो काम कर रहा है, उस टाइम जब आप खाना ले रहे हैं तो जो स्टमक है उस टाइम वो एसिड सिक्रीट करेगा, उस टाइम तेजाब सिक्रीट करेगा प्रोटीन को रिलीज करने के लिए, और साथ आप लेट जाएंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। मजा बड़ा आता है, हर बुरे काम में मजा डॉक्टर साहब है। अच्छे काम बोरिंग होते हैं, अच्छे काम बोर होते रहे, अच्छा है, सेहतमंद रहेंगे। जी शबाना, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बेटा। मैं शबाना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जी। मेरा 5'7" हाइट है और मेरा वेट है 87। अच्छा। तो मेरे जो बेली फैट्स हैं वो एक्स्ट्रा है, बाकी बॉडी के इक्वल जो है, बेली जो है वो एक्स्ट्रा बड़ी है। एक्स्ट्रा बड़ी है। खाने पीने की रूटीन, और मैं अपना वेट कम करना चाहती हूँ। खाने पीने की रूटीन पूछ रही हैं डॉक्टर साहब, क्या है? खाने पीने की रूटीन ये है कि ब्रेकफास्ट में मैं 2 ब्रेड के पीस लेती हूँ, साथ 1 कप चाय का। उससे पहले जब मैं मॉर्निंग में नमाज के लिए उठती हूँ तो 2 गिलास गर्म पानी। अच्छा, फिर? और दोपहर में 1 फुल्का, वो भी सिंपल सालन के साथ, साथ सलाद थोड़ा सा। अच्छा। और शाम में कुछ भी नहीं, सिर्फ 1 दूध का कप। और मेडिसिन है, मेरी बैकबोन का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वो मैं खाती हूँ। चलती फिरती हैं पूरा दिन? जी सारा दिन चलती है, और मुझे नॉर्मली टेम्परेचर रहता है 100, 99, 101 डेली रूटीन में। अच्छा, एक तो आप अपना HbA1c चेक करवाएं, क्योंकि अगर वजन इतना बढ़ा हुआ है आपका, क्योंकि एग्जैक्टली तो हो सकता है कि उस वजह से आप जो थोड़ा बहुत भी खा रही हैं ना, जो आपका शुगर है वो सेल में नहीं जा रहा है, न्यूट्रिएंट सेल को नहीं मिल रहा, वो ब्लड को ही मिली जा रहा है, और उस वजह से इंसुलिन बढ़ रही है, और उस वजह से हो सकता है कि फैट सेल बनी जा रहा है। आपने कभी कराया अपना शुगर टेस्ट? जी शुगर टेस्ट करवाया है, मेरी फैमिली हिस्ट्री में शुगर है। तो पेरेंट्स से भी और इन लॉज में भी, लेकिन मुझे अभी तक शुगर डायग्नोज नहीं हुई। कभी कभी 10-15 साल आपको पता नहीं लगता कि आप प्री डायबिटिक है। मैं आपको यही कहूंगी कि अपना फिजिकल एक्टिविटी लेवल जो है ना उसको बढ़ा दीजिए, और 2 से 3 महीने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आ जाएं, और आप थोड़ी कड़क किस्म की इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। आप 16 से 18 घंटे का विंडो पीरियड रखें, और आप उसको इवन 20 घंटे तक भी लेके जाएं। 16-20 घंटे नहीं खाना आपने, क्या कि आपकी बॉडी में जब इंसुलिन रेजिस्टेंस टूट जाएगी ना, तो यही खाना जो है ये आपके मेटाबॉलिक रेट को एक्टिवेट कर देगा। नहीं है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है, उस वजह से जो वो खाना है वो ब्लड शुगर रेस कर रहा है। इंसुलिन जब आपके पास जरूरत से ज्यादा बढ़ रही है, एक्ट नहीं करी, फिर वो लाइपोजेनेसिस शुरू कर देती है, जरूरत से ज्यादा फैट बढ़ाना शुरू कर देती है। फिर बॉडी ये नहीं देखती कि मुझे कम मिल रहा है ज्यादा मिल रहा है, फिर जो भी मिलता है वो लाइपोजेनेसिस की तरफ जाता है। बॉडी ने एग्जैक्टली बॉडी वो सिग्नल उस तरह परसीव ही नहीं करी ना, वो न्यूट्रिएंट सेल। अच्छा, ये बात मैं आपसे अर्ज करूं तजर्बे के तौर पे, गंजापन और डायबिटीज अगर खानदानी है तो ये इंसान कह ही नहीं सकता कि 30 के बाद मैं रिस्क पर नहीं हूं। मैं रिस्क पर हूं, हो सकता है 5 साल मेरे बोनस में निकल जाए, लेकिन वो होना ही होना होता है। हुजूर ये बताइए कि ये जब हम कहते हैं कि जैसे इन्होंने खातून ने कहा कि मेरा पेट जो है ये मोटा है, आम तौर पे लोगों की शिकायत होती है कि मैं लिवर फैट है। ये लिवर फैट क्या चीज़ है? अच्छा, लिवर फैट का ये मतलब है कि आपके जो लिवर की बाहर की लेयर है, ठीक है, उसकी जो बाहर की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर चर्बी की तय आना शुरू हो गई है। और वो चर्बी की तय कब आना शुरू होती है? जब लिवर स्पिल आउट करना शुरू हो जाता है फैट। इसका मतलब है कि आपके पास एक तो विजरल फैट होती है, विजरा कहते हैं आपकी बॉडी के विजरल ऑर्गन्स को, ठीक है, उसके ऊपर एक खास चर्बी की लेयर होनी चाहिए थी जिसने उसको प्रोटेक्ट करना था। जब इतना ज्यादा आपके पास इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम हो जाता है, लाइपोजेनेसिस, फैट सेल की प्रोडक्शन उसका बनना जरूरत से ज्यादा हो जाता है, तो वो लेयर जरूरत से ज्यादा होना शुरू हो जाती है। अल्टीमेटली फिर वो अपने आप को मोटापे के तौर पर मैनिफेस्ट करती है। एक बार पहले भी मैंने आपसे बात की थी कि हमारी पाकिस्तानी क्यूजीन जिस तरह की है, 30-40 साल के बाद ऑलमोस्ट हर बंदे को ग्रेड 1 फैटी लिवर है ही है। उसको रिवर्स करने का तरीका ही ये है कि आप अपने खाने से रिफाइंड शुगर, प्रोसेस्ड फूड्स, वेजिटेबल ऑयल्स, इन सबको बाहर निकाल दें। वेजिटेबल ऑयल तो बहुत ही बुरी चीज है। डॉक्टर साहब कैसी बात कर रही हैं? हमने तो देसी घी छोड़ के वेजिटेबल ऑयल शुरू किया। बिल्कुल हमने नहीं, उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ने हमसे करवाया कि हमने देसी घी छोड़ के वेजिटेबल हमें देसी घी पे कहा गया कि ये सेहतमंद नहीं है। मैं आपको बताऊं वेजिटेबल ऑयल का ओरिजिन क्या है। बेसिकली आपके पास फैट जो है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है सॉलिड और एक होता है लिक्विड। एनिमल फैट को ज्यादातर सॉलिड कहा जाता है, जैसे कि देसी घी जो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। जो लिक्विड होता है वो आपके पास वेजिटेबल ऑयल होता है, जिसमें अच्छे वाला ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल भी होता है। मैं डिफरेंस बताऊंगी। अब आगे हमारे पास मार्केट के प्रोसेस्ड वेजिटेबल ऑयल्स। जो हमारे पास प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं, इसमें एक टाइप का फैटी एसिड होता है PUFA, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जी, जो PUFA है, नॉर्मली खुदा के लिए जब आपके पास कोई ब्लॉगर या कोई रेस्टोरेंट का बंदा या फिर कोई सेलिब्रिटी जिसका कोई मेडिकल नॉलेज नहीं है, वो आके आपको ये बताता है कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाला कैनोला ऑयल आप ले लें, तो प्लीज आप उसको मत लें, ठीक है ना। उसके पीछे रीजन ये है कि जो PUFA होता है ना,
उससे याद रखिएगा पुफ, वो इतनी सी भी हीट होती है ना उसमें, तो वो फौरन उसमें डेंजरस ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर मैं अपने प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ मलिक, जिन्होंने मुझे सारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पढ़ाया, मेरे मास्टर्स और पीएचडी के सुपरवाइजर, सर अगर आप ये शो देख रहे हैं, थैंक यू फॉर दिस नॉलेज। एनीवेज, तो जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन साइकिल में फंस जाते हैं। अब हमारे पास ये इतना स्वेर होता है, और खास करके कैनोला ऑयल के, एक बार एक रिसर्च हुई थी और उसमें प्योर कैनोला ऑयल जो है उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, इवन के 1.2% ट्रांस फैट फ्री प्योर कैनोला ऑयल भी आपको नहीं मिल सकता था। अपने सलाद के ऊपर कैनोला ऑयल डाल के खाते हैं। कैनोला ऑयल, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ग्रेप सीड ऑयल, मस्टर्ड सीड ऑयल, ये सारे के सारे जहर हैं, और मार्केट में क्योंकि इनमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को प्रोसेस किया जाता है, इसमें सारा हाइड्रोजनेटेड डेंजरस फैट होता है, आपके दिल के लिए बहुत बुरा है। डॉक्टर साहब, इनको पकाने से जहर बनते हैं? ये मैं वापस आके पूछता हूँ, या ये वैसे ही जहर होते हैं, सलाद पे भी नहीं डाले जा सकते? क्योंकि हम इसको बहुत डालते हैं और इसको बड़ा एलीट समझा जाता है कि जब सलाद आए तो आप इसके ऊपर वो ऑयल डालें और फिर खाएं। लगता है कि आप मिडिल ईस्ट से आए हैं और आप एक नवाब साहब हैं। अगर ये गैर सेहतमंद है तो हम पिछले कम से कम 20 साल से ये काम बिल्कुल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, एक ज़माना था कि घर के अंदर जो दूध आता था उसकी मलाई इकट्ठी होती थी और उस मलाई को फिर गर्म करके उसका घी निकाला जाता था और वो सारे घर में उसकी खुशबू आती थी। अब तो खैर स्मेल होती है, वो खुशबू होती थी और अब बच्चों को वो अच्छी नहीं लगती। डॉक्टर साहब, हमने वो जो ज़माना था उसको डिलिबरेटली, यानी कि सोचते समझते हुए, इश्तहार भी देख के और लोगों के कहने पे भी, हमने वो घी खाना छोड़ा और हम आए फिर तेलों पे। एक बनास्पति पर आए और तेलों पे आए। बनास्पति और तेल दोनों में बताइएगा कि क्या नुकसान है? देखिए, इसका ओरिजिन आपके पास पता है कहाँ से हुआ था? बेसिकली लेट 1800s में जो नेपोलियन था ना, उसने कहा था कि मेरी आर्मी के लिए मुझे सस्ता घी चाहिए। अब उस सस्ते घी को तैयार किया गया था, जो आपके पास कॉटन सीड ऑयल नहीं होता, उसको हार्ड करने के दो तरीके थे। या तो उसके प्लास्टिक, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको इकट्ठा जोड़ दिया जाए, ठीक है, या ये तरीका था, या फिर उनको हीट से प्रोसेस किया जाए। अगर उसको इकट्ठा जोड़ते वो प्लास्टिक जैसे हो जाते और पता लग जाता, वो एडिबल ना रहता। फिर उसके मॉलिक्यूल्स को हीट से और हाई ऑक्सीजन से ट्रीट किया गया। इसी चीज का जो प्रोडक्ट है इसको हम हाइड्रोजनेटेड और ट्रांस फैट कहते हैं। तो वो लिखा भी होता है उस डब्बे के ऊपर, हाइड्रोजनेटेड और ट्रांस फैट। न्यूयॉर्क में अब इतनी आगाही आ गई है कि 1% से ऊपर ट्रांस फैट अगर किसी फूड लेबल पे, वो उसको मार्केट में पहुंचने नहीं देते। हमारे यहाँ पर अभी भी ट्रांस फैट यूज किया जा रहा है, लेकिन आपने लेबल्स के ऊपर नहीं जाना। जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स जो मैंने अभी नाम लिए हैं, कॉर्न ऑयल, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, ग्रेप सीड ऑयल, मस्टर्ड, ये सारे के सारे जो हैं इसी प्रोसेस से बने हुए हैं, इसमें नहीं खा सकते। आपके पास जो नेचुरल वेजिटेबल ऑयल होता है ना, ठीक है, वो लिक्विड होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, उसकी जो शेप होती है वो शेप होती है सिस, ठीक है। उसमें आपके पास होते हैं ऐसे डबल बॉन्ड्स, वो डबल बॉन्ड्स की वजह से फ्लेक्सिबल। मैंने श्रीलंका में देखा कि लोग ज्यादातर जो है वो कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करते हैं और वो सारे पतले दुबले हैं। कोकोनट ऑयल आपके पास अच्छे वाला सैचुरेटेड फैट है, वो आपके पास वही वाला फैट है जो फैट आपके पास एनिमल फैट है। कोकोनट ऑयल मैं खुद अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करती हूँ जो डायबिटिक हैं, जिनको लिपिड का प्रॉब्लम है। उसमें MCTs होते हैं, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि हमें चाहिए, जो कि अच्छे वाला फैट है। उसी तरह ऑलिव ऑयल में आपके पास PUFA नहीं होता, ऑलिव ऑयल में आपके पास MUFA होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी इसमें एक ही डबल बॉन्ड होता है जो एक ही ऑक्सीजन को रिएक्ट करने दे सकता है। जो PUFA होता है उसमें दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं जो ऑक्सीजन को अंदर आने देते हैं, यानी ऑक्सीजन जब उसके साथ रिएक्ट करेगी वही ट्रांस फैट बनेगा, जिसकी मैंने अभी बात की है। लेकिन PUFA उसको दुगना डैमेज नहीं करता, वो एक्सपोनेंशियली कहीं ज्यादा डैमेज करता है एज कंपेयर टू ऑलिव ऑयल। डॉक्टर साहब, इसका मतलब अगर ये लिखा हो कि ये हाइड्रोजनेटेड है तो वो खतरनाक है? बिल्कुल खतरनाक है। वो आपकी जो आर्टरीज है ना उसको ऐसे फ्राई करेगा जैसे कर्ली फ्राइज को आप फ्राई करते हैं। एक्चुअली तो जितने बीमार लोग थे वो ऑयल की तरफ आ गए और उनका ख्याल था कि ऑयल ही हमारे लिए बेहतर है। उन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। अगर आप देखा जाए, अगर जो स्टैट्स देखी जाए, आप ना स्टैटिस्टिशियंस की और बिके रिसर्चर्स की स्टैट्स छोड़ दें, आप खुद स्टैटिस्टिशियन बन जाएं और क्या ऑयल की जगह वो देसी घी पर आए तो बिल्कुल आप देसी घी पे हैं। और अगर आप दिन में 3 से 4 टेबलस्पून देसी घी इस्तेमाल करते हैं, आप हार्ट पेशेंट हैं, आप कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, मैं अपने पेशेंट्स को इस्तेमाल कराती हूँ, उनका लिपिड प्रोफाइल इंप्रूव होता है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। सैचुरेटेड फैट आपके पास अच्छा फैट है, वो बेटर फैट है, वो ट्रांस फॉर्म में नहीं है, वो आप इस्तेमाल करें, दैट इज द नेचुरल फैट। आप बेशक मलाई इस्तेमाल करें 1 टेबलस्पून, मलाई कर सकते हैं आप दूध मलाई के बगैर पिए ही ना, मलाई में कोई नुकसान ही नहीं है। मलाई आपके पास नेचुरल, यानी कि वो मलाई, दूध चाय पे मलाई डाल सकते हैं आप, बिल्कुल दूध चाय पे मलाई डालें 1 से 2 टेबलस्पून। अगेन हर चीज बड़ा होता है टेबलस्पून, वाह वाह, अगेन हर चीज आपने मॉडरेशन में इस्तेमाल करनी है। ठीक है जी। हेरा, अस्सलाम वालेकुम बेटा।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बेटे, मेरा मसला ये है कि 2 साल से मेरा वजन जो है वो ज्यादा होना शुरू हो गया है। पहले कम था, अच्छा पहले 63 था, अभी 68 हो गया है। तो शादीशुदा हो? जी नहीं। अभी मैरिड नहीं हो? कितनी एज है आपकी बेटा? 23 साल है। 23 में कितनी हाइट है और कितना वेट है? मेरा हाइट तो है 5 से ज्यादा ही है, 5 फीट से। अच्छा। और वजन कितना तुम्हारा है? 68। तली चीजें खाती हो? कभी निम्को खा लिए, कभी चिप्स खा लिए? नहीं, बहुत कम। तो क्या क्या डाइट प्लान क्या होता है? नाश्ता क्या करती हो, दोपहर को क्या खाती हो, रात को क्या करती हो, काम कितना करती हो? मैं सिर्फ रोटी खाती हूँ, सुबह भी, दोपहर में भी और शाम में भी। एक्स्ट्रा चीज नहीं खाती। 3 दफा रोटी खाती हो? सफेद आटे की? सफेद? जी जी। अच्छा, जो सफ़ेद आटा होता है ना, हिरा था ना इस बच्ची का नाम, हिरा, जो सफ़ेद आटा होता है ना, आटे की आपके पास 3 लेयर्स होती हैं वीट की। सफ़ेद आटे में से पहले वाली निकाल दी जाती है, मिडल और अंदर वाली लेयर रह जाती है। जो पहले वाली लेयर होती है ना आटे की, सबसे बाहर वाली जो वीट जर्म होती है, उसी में सारे बी विटामिन, न्यूट्रिएंट्स और फाइबर होते हैं। बीच वाली में शुगर होता है, फुल ग्रेन होना। बीच वाली जो होती है उसमें शुगर होता है, इससे उसको आप रिफाइंड आटा कहते हैं। तो आप सिर्फ फोका शुगर ले रहे होते हैं और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं ले रहे होते, और उसमें ग़िज़ाइयत भी नहीं आपको मिल रही होती। फिर जब आप फोका शुगर ले रहे होते हैं, तो उसमें पहले भी विटामिन्स नहीं होते हैं। मैदा, नो, दिस इज नॉट रिकमेंडेड। ये सिर्फ आपने चीट डेज पे रखें इसको। चीट डे, बिकॉज एवरीबॉडी इज अ ह्यूमन बीइंग। चीट डेज के अलावा इसको खाने की चीट डे का मतलब होता है कि जिस दिन आपने थोड़ी सी बेईमानी करनी है खाने में, बदतमीजी कर लें आप, मिसाल के तौर पे इतवार को आप ये कर सकते हैं, लेकिन बाकी दिनों में नहीं। डॉक्टर साहब, अगर आप मेहमान के आगे रोटी और नान रखेंगे तो वो नान को चूज करता है बिकॉज वो ज्यादा टेस्टी है ना। शुगर जिस भी चीज में ऐड होगी, जैसे अभी मैंने कुतुब साहब आपको बताया था, लो फैट प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें से जब फैट खींचा गया तो जायका खत्म हो गया, तो उसका जायका बढ़ाने के लिए उसमें चीनी डाली गई। अब लोग लो फैट की जगह ज्यादा चीनी ले रहे हैं। उसी तरह मैदा जो है उसमें आपके पास चीनी ज्यादा होती है ना, मैदा कम करना जिस भी चीज बिल्कुल कम करना छोड़ देना चाहिए। बल्कि मैं छोड़ देना, मुझे नहीं याद, मैं ये बात ऑन एयर कहती हूँ। और अब मैंने लास्ट टाइम कब रोटी खाई थी सफेद आटे की, इवन कि गंदम की भी, मतलब आई डोंट रिमेंबर। और मुझे नहीं लगता कि मेरे एनर्जी लेवल्स पे कोई फर्क पड़ा है। आप फल, सब्जियां, गोश्त, होल व्हीट ब्रेड, एंड आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। वंडरफुल। जी सिद्रा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अस्सलाम सर, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता है। अच्छा। और दूसरा, मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है। एज क्या है? कितनी उम्र बेटा आपकी? मेरी 29। और शाबाश है। और वजन कितना आपका? वजन 80 के ऊपर है। और हाइट कितनी है? हाइट 5'6" होगी। अच्छा, वेट तो आपका ज्यादा है। फैमिली में टेंडेंसी है कोलेस्ट्रॉल की, बिकॉज़ इतनी एज में फैमिली में होती है सबको? जी। हार्ट पेशेंट, तकरीबन सारे हार्ट पेशेंट हैं। सारे ही हार्ट पेशेंट हैं। बहुत आला। डॉक्टर साहब क्या कहिए? अच्छा, आपको पता है कि आपकी फैमिली में टेंडेंसी है, आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए। आप अपने वेट से 20 किलो ऊपर हैं। 6 से 7 महीने डेडिकेटेड होकर अपनी डाइट कंट्रोल करें, अपने एक्टिविटी लेवल बढ़ाएं, वक्त पे सोएं, उठें, वर्जिश शुरू करें, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, ताकि आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं ये नीचे, जब आपका 10 से 12 किलो वजन कम होगा ना, और आप अपना लिपिड प्रोफाइल कराएंगी, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नीचे आ जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, कब्ज के लिए ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। कब्ज के लिए हो सकता है ना कि जंक फूड ये बहुत ज्यादा खा रही हूँ, क्योंकि जब आप जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, दैट इज एम्प्टी कैलोरीज, तो उसी टाइम नेचुरली आप में क्या टेंडेंसी होती है कि आप फाइबर कम लेना शुरू हो जाते हैं। या दूसरी रीजन होगी कि ये मीट या प्रोटीन बहुत ज्यादा खा रही होंगे। जब आप जंक या बहुत ज्यादा जब आप प्रोटीन लेते हैं, फिर नेचुरली आप फाइबर और फ्रूट्स वेजिटेबल्स उसकी तलब भी कम होती है, और आप लेते भी कम है, तो उस वजह से फाइबर चाहिए होता है। कोई ऐसा खाना जो कि कॉन्स्टिपेशन में फायदा दे सकता है? लेकिन वक्फे पे आके फिर आपसे पूछता हूँ, वक्फे पे जाइए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मर्द और औरत के फैट में फ़र्क होता है? एब्सोल्युटली, मर्द और औरत के फैट में भी फ़र्क होता है। जो विमेन होती हैं उनके विजरल ऑर्गन्स में ज़्यादा प्रोटेक्टिव लेयर चाहिए होती है, जैसे कि अभी मैंने ओवरीज की बात की है। और फिर उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने औरत की जिसामत भी ऐसी बनाई है कि जिस्म के कुछ हिस्सों पर कंपैरेटिवली ज़्यादा फैट है, क्योंकि औरत ने बच्चा पैदा करना होता है, बच्चे को नरिश करना होता है, तो उनमें फ़ैट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और उसी तरह उनके बॉडी पार्ट्स में भी फ़ैट जो है वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, आदमी में नहीं। और उसी तरह जो आपके गुड फैट के लेवल होते हैं मर्द में और औरत में HDL का जो लेवल है वो 50 नॉर्मल होता है, यानी अच्छे वाला, और मर्द में 45 होता है। तो ये एक चीज़ है जिसमें औरतों का बायोकेमिकल इंडिकेटर थोड़ा बाजी ले जाता है। डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा जिस्म का कौन सा हिस्सा मोटा हो,
तो खतरे की घंटी है पेट। सारे के सारे ऑर्गन्स यहीं पे हैं, पेट। इसका मतलब है कि आपके पास डेफिनेटली आप बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। अगर आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं ना, आप पूरे के पूरे मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ जा रहे हैं। आप ओबेसिटी से मुराद है मुकम्मल मोटे हो रहे हैं। ओबेसिटी से मुराद है मोटापा इतना कि जो आपका हाइट टू वेट रेशियो है वो 30 क्रॉस कर जाए, ठीक है, 25 तक होना चाहिए। 25 से 30 खतरे की घंटी है, 30 क्रॉस कर गया तो इसको बीमारी कहेंगे, इसको मोटापे की बीमारी कहेंगे। डॉक्टर साहब, मोटा पेट की ना डेफिनेशन बड़ी अजीबोगरीब है, इसको जरा बता दीजिए। आमतौर पे जिनका पेट मोटा होता है ना, वो बेल्ट नीचे बांध लेते हैं, तो वो कहते हैं मेरी कमर तो 26 है, हालांकि वो सारा का सारा पेट ऊपर होता है। मुझे मेरे पापा सॉरी मोटा पेट किसको कहते हैं, कहाँ पे मोटा शुरू हो जाता है? तो मोटा पेट पापा जी को भी कह दूं, मोटा पेट उसको कहते हैं जब आप अपने पैर ना देख सकें तो मोटा बस वो मोटा पेट होता है। फिर ये मत कहें कि मेरी बनियानें टाइट हो रही हैं, या फिर मैं जो बिल्कुल कोई भी तेरी मामिया की मीज़ानी नमिया बना रही, या मैं बनियानें नहीं खरीद लूं, या फिर मैं बेल्ट नीचे बांध लूं, तो ये नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने खड़े होके पैर नहीं देख सकते तो आपका पेट मोटा है, मोटा हो चुका है। नो मैटर व्हाट, नो मैटर अम्मी बनियानें ला रही हैं कि नहीं ला रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर तमकीन। वालेकुम सलाम। सर पूछना ये था कि मेरे हस्बैंड जो है वो हार्ट पेशेंट है, उनको थोड़ा सा यूरिक एसिड का प्रॉब्लम भी है। अच्छा, तो वो कौन सा ऑयल यूज करें? एक ओलिव ऑयल होता है एक्स्ट्रा वर्जिन, या फिर वो कहते हैं कुकिंग के लिए ओलिव पोमेस ऑयल है। कुकिंग ऑयल होता है, क्या अच्छी बात याद दिलाई तुमने। ठीक है ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा वो कर देना। और दूसरे कोई क्या, बाज लोग कहते हैं कि सरसों का तेल जो मिलता है जैसे वो घानी वगैरह से, बहुत ज्यादा बेहतर है। सरसों का तेल के अंदर जिसमें मछली फ्राई की जाती है। हाँ जी, हाँ, अब आजकल लोग उसमें कुकिंग भी कर रहे हैं। कुकिंग भी कर रहे हैं, ठीक हो गया जी। डॉक्टर साहब पहले सरसों का तेल देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ये सारे ऑयल्स आपने यूज नहीं करने हैं, और इनमें से बहुत सारे ऑयल्स ऐसे हैं जो कि अब डीजल में भी यूज करने के काबिल ये सारे सरसों में क्या है? ये सारे हाइड्रोजनेटेड हैं, सब में पूफ्स हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। जरा सी भी हीट लगेगी तो ये फिर भी बिल्कुल भी कोल्हू से निकल के पॉसिबल ही नहीं कि आप उसको कुकिंग के लिए यूज करें, चाहे कोई आपको कितना भी क्लेम करे। इसको अगर इतना सा भी प्रोसेस कर दिया गया ये खतरनाक है। जो ऑलिव ऑयल की बात करेंगे ना, रिफाइंड ऑलिव ऑयल आप कुकिंग के लिए यूज करते हैं, और एक्स्ट्रा वर्जिन आप सैलेड ड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन से क्या मतलब? एक्स्ट्रा वर्जिन से आपका मतलब है कि उसमें रिफाइनमेंट नहीं है, मतलब वो बहुत ज्यादा प्योर है। रिफाइंड का मतलब है कि उसको थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो किया गया है, एग्जैक्टली प्रोसेस नहीं है। लेकिन रिफाइंड ऑलिव ऑयल भी सेफ क्यों है? वो इसलिए क्योंकि उसमें MUFA होता है, यानी उसमें एक ही ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड रिएक्ट कर सकते हैं, और वो अकोमोडेटिंग नहीं होता वो वाला डबल बॉन्ड, वो ऑलिव ऑयल को खराब नहीं होने देता। जो हम जिसको कहते हैं कौड़ा तेल, ये सरसों का जो ऑयल है, इसको हम कढ़ाइयों में इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा फ्राई में इस्तेमाल करते हैं और बार बार करते हैं। फ्राई तो कुतुब साहब आप जो भी चीज करेंगे, जब चीज फ्राई पैन में फ्राई हो रही होती है ना, वो एक चेन ऑफ रिएक्शन चल रहा होता है, कैस्केड रिएक्शन चल रही होती है ऑक्सीडेटिव रिएक्शन की। एक फ्री रेडिकल बाहर निकलता है, वो फिर उठ के हड़बड़ी में ढूंढता है दूसरे फ्री रेडिकल को, वो ढूंढता है। ये इतना खतरनाक रिएक्शन आपके खाने के साथ हो जाता है कि जब आप इसको खाते हैं, यही रिएक्शन का चेन वो आपकी बॉडी में स्टार्ट करता है। जिसको हार्ट का प्रॉब्लम हो वो कौन सा तेल खाए? जिसको हार्ट का प्रॉब्लम हो, या वो ऑलिव ऑयल ले, या कोकोनट ऑयल ले, या देसी घी ले। देसी घी का मतलब देसी घी है। देसी घी का मतलब कि अगर आपको कंफर्म पता हो कि वो ऑथेंटिक देसी घी है, तो आप देसी घी ले सकते हैं। दिन में 3 से 4 टेबलस्पून आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऑलिव ऑयल, बिल्कुल भी, कोकोनट ऑयल और देसी घी, बस दैट इज ऑल आई रिकमेंड। बस दैट्स ऑल। 4 टेबलस्पून अगर एक दिन में वो ले ले शख्स, तो वो सेफ है। बिल्कुल सेफ है, बल्कि वो उल्टा आपके हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है। क्या बात है, बिल्कुल क्या बात। अच्छा डॉक्टर साहब, ये खास तौर पे जो वेन्स होती हैं एक एज में जाके, इनमें ब्लॉकेज आ जाती है, उसकी क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉट है, फैट एथेरोस्क्लेरोटिक। अच्छा, इसके पीछे ना आपके पास 2 थ्योरीज होती हैं, ठीक है। पहली थ्योरी आपके पास ये होती है कि जब आप ये बहुत ज्यादा तले खाने और ये सारी चीजें खाते हैं, जो ब्लड वेसल वॉल होती है उसकी जो लाइनिंग होती है वो एंडोथेलियल कैल्शियम कहते हैं, आ गया कैल्शियम, जी मैं बता रही हूँ, वो एंडोथेलियल सेल से बनी होती है। अब क्या होता है आपके पास, जब बॉडी में ये तले खाने ट्रांस फैट जाते हैं, अब ये खतरनाक फैट होते हैं, ये वो फैट होता है जो अल्लाह ताला ने नहीं बनाया होता, इसको डाइजेस्ट करने का एंजाइम बॉडी में नहीं होता। ये फैट जाके ब्लड वेसल वॉल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उसका जो PUFA होता है, हर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर PUFA होता है, उसको जाके अटैक करती है। ये जाके उसको अटैक करती है, एक अजीब सा पॉलीमर सा अड़ियल सा स्ट्रक्चर बना देती है, और वो जो लाइनिंग है वो हो जाती है रप्चर। अब जब वो लाइनिंग रप्चर होती जाती है और आप इस तरह के खाने लेते जाते हैं, अल्टीमेटली जो वो एंडोथेलियल वॉल है वो एक दिन लाइनिंग रप्चर होके क्लॉट छोड़ देती है वेसल वॉल में, और वहां पे वो क्लॉट आ जाता है। मतलब जिनको ये हो प्रॉब्लम कैल्शियम डिपॉजिट का वेन्स के अंदर, उनको तली हुई
हुई चीजें, उसकी रीजन आपके पास पता है क्या है? जो कैल्शियम होती है ना वो आपके पास, मैं ये बताती हूँ, वो ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड में इन्वॉल्व होती है। जब आपके पास जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं, तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट बनाने के लिए ना कैल्शियम चाहिए होता है, प्लेटलेट प्लग बनाने के लिए। जहाँ पर आपने ये ट्रांसफैट वाले खाने लिए, उन्होंने ब्लड वेसल वॉल डैमेज की, उन्होंने आर्टरी को लीक करवाया, वहाँ पे कैल्शियम, जहाँ पे भी बॉडी में प्लेटलेट प्लग बनना होगा, कैल्शियम नेचुरली अट्रैक्ट होगा, उसके बगैर कंप्लीट प्लग बन ही नहीं सकता। इस वजह से वो कैल्शियम प्लग रिवर्सिबल है। जो क्लॉट बन गया है वो तो मेडिकल इंटरवेंशन के बगैर रिवर्सिबल नहीं है। नुकसान उसी दिन रोका जा सकता है जिस दिन आप अपनी जो आते हैं उनको सुधार ले, वहीं पे उसी वक्त रुक जाएगा। उसको क्या खाना चाहिए? उनको आप गॉड मेड फूड आप खाएं, आप लोग दलिए खाएं, आप लोग दूध दें, दही लें, फल लें, सब्जियां लें, गोश्त खाएं, देसी घी लें, मुर्गी लें, मछली लें। अच्छा, यहाँ पे मैं फिश ऑयल्स के बारे में बात करना चाहूंगी। फिश ऑयल, हाँ, ये जो कैप्सूल मिलते हैं, एब्सोल्युटली। लोग कहेंगे एग्जैक्टली, लोग कहेंगे कि फिश ऑयल भी पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो डॉक्टर साहब ये क्यों कह रही हैं? जो फिश ऑयल का PUFA होता है ना, वो जब बॉडी में जाता है तो बॉडी का एंजाइम उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी बनाता है, ठीक है? जो वेजिटेबल ऑयल का PUFA होता है ना, उस पर मेरी बॉडी का एंजाइम एक्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब एनिमल फैट इज गुड फैट, एनिमल फैट इज द बेस्ट फैट, आर्टिफिशियल फैट इज द बैड फैट, आर्टिफिशियल फैट इज द बैड फैट। ईट योर हार्ट आउट, एनिमल फैट अब खाइए। ठीक है, इसका मतलब ये जो फिश ऑयल होता है, इस पे लिखा होता है D3 भी, इसके ऊपर और क्या चीज लिखी होनी चाहिए जो कि लेने के से पहले DHA, ठीक है, डिकोसाहेक्सानोइक एसिड, ये लिखा होता है, और लिखा होता है EPA, आइकोसापेंटोनोइक एसिड। DHA और EPA मिलकर आपके पास आपकी बॉडी की सारी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को कम करते हैं और आपके दिमाग का जो डर है उसका 50% तक हिस्सा बनाते हैं। तो इट इज नॉट बैड टू कंज्यूम omega-3 फैटी एसिड्स। omega-6 कंपैरेटिवली इन्फ्लेमेटरी होते हैं, तो उसको सप्लीमेंट्स में लेने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। ये बहस जो है ये जारी रहेगी, क्योंकि ये बहस नहीं है, एक जंग है। इंशाअल्लाह ताला अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको सलामती दे और सलामती बांटने की तौफीक अता फरमाए।